हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार कौटिल्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबों को एक बार फिर से कौटिल्य पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो दोस्तों, मेरे द्वारा एक सेशन पॉलिटी को लेकर के लाया गया था और उस सेशन में केवल और केवल मेरे द्वारा सिलेबस पर चर्चा की गई थी। बात ऐसे कुछ थी कि केवल हम लोग वहाँ देखे थे कि एसएससी जीडी के संदर्भ में कौन सा सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है हमें और क्या क्या हमें छोड़नी है। तो एक सिलेबस आया था। आज आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और जो सिलेबस आपके बीच में रखा गया था उसी के अकॉर्डिंग सारी बातों को एक एक करके समझने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को जो राज व्यवस्था की रूपरेखा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को जो पूरे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में हमें जो पढ़नी है। पर हमें उसके लिए लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा और आपके बीच में मैं नियमित आता रहूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आखिर परिचय को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि राज व्यवस्था का परिचय क्या है। तो राज व्यवस्था का जो परिचय है उसके बारे में देखने का कोशिश करेंगे। स्थिति क्या है, सिस्टम क्या है, वो देखा जाए। तो दोस्तों, कहता है कि राज व्यवस्था की परिभाषा है क्या? वह व्यवस्था जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता हो उसे राज व्यवस्था कहा जाता है। फिर से सुना जाए कि वह व्यवस्था जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता हो उसे राज व्यवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, याद रखना होगा ये राज व्यवस्था, इसी राज व्यवस्था के तहत जो इसके अंतर्गत राज्य के नीति कल्याणकारी कार्यक्रम आते हैं। दूसरी बात, इसी राज व्यवस्था में बताता है कि चुनावी प्रक्रिया होती है और इसी राज व्यवस्था में कहता है कि दलीय व्यवस्था भी होता है। तो ये सारे के सारे काम राज्य के द्वारा किया जाता है। हम लोग केवल और केवल अभी ये परिचय जानना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिटी है क्या, राज व्यवस्था का परिचय क्या है। तो यहाँ पर एक लाइन का सवाल बनता है, वह व्यवस्था जिसके तहत किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। तो ये बात है। दूसरी तरफ कहता है इस राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ रूल की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है, कुछ लॉ की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत कुछ और नहीं बल्कि संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक बार फिर से क्या समझना चाह रहे हैं? राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए ऐसे ही तो संचालित होता नहीं होगा। तो हर देश की राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते होंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम होता होगा, और वो नियम जो है वो नियमों एवं कानूनों को की आवश्यकता जब होती है तो इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि संविधान होता है। और हर देश का अपना अपना संविधान होता है। जैसे भारत का अपना संविधान है, सबको पता है, अन्य देशों का भी अपना अपना संविधान है। तो ये राज व्यवस्था जो आज पूरे वर्ल्ड में राज व्यवस्था के तहत जहाँ जहाँ देश में शासन व्यवस्था हो रही है उसके लिए संविधान की आवश्यकता होती ही है। तो हम लोग अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान है क्या। तो संविधान ही है जो पूरे देश में शासन को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का काम करता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर संविधान की परिभाषा क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि संविधान की परिभाषा क्या है। तो ध्यान से सुना जाए, यह जो है संविधान लैटिन भाषा के, यहाँ होगा यह लैटिन भाषा के शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम और एक होता है विधान। फिर से सुना जाए, यह जो संविधान है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक विधान। तो यहाँ सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून या नियम। फिर से देखा जाए, संविधान लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून या नियम। इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं तो कहता है कि नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह
नियम या नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह या दस्तावेज, ड्राफ्ट, जिसके आधार पर किसी देश की राज व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से संचालित किया जाता हो, उसे ही संविधान कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात है। क्या कहता है मीनिंग? नियमों एवं कानूनों का ऐसा दस्तावेज या संग्रह जिसके तहत, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, संविधान कहा जाता है। बढ़िया बात है। तो ये जो संविधान होता है वो किसी भी देश की राज व्यवस्था का आधार होता है, बेस होता है। इसका तात्पर्य ये है कि संविधान अगर ना हो तो राज व्यवस्था संचालित हो पाना संभव नहीं है। तो ये आधार है। दूसरी स्थिति कहता है, यह जो है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि मैंने कहा हर देश की अपनी अपनी राज व्यवस्था है, हर देश का अपना अपना कानून व्यवस्था है, हर देश का अपना संविधान है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में कहें, चूंकि यहाँ कहता है यह भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा है, एक ड्राफ्ट है या सिस्टम है। तो ये जो अगर नहीं होता संविधान, अगर लिखा हुआ नहीं होता, तो शायद कानून व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाती। तो दोस्तों याद रखना होगा कि संविधान जो है वो शासन करने का एक लिखित मसौदा है। दूसरी बात, यह जो संविधान है यह हमारी स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अभिव्यक्त करता है। इससे तात्पर्य ये होता है कि संविधान है तभी तो हमें स्वतंत्रता दी गई है, और यही संविधान हमारी स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दूसरी ओर यहाँ कहता है यही संविधान होता है वो सरकार के मूल ढांचे को, अर्थात सरकार के स्ट्रक्चर को बताता है। तो सरकार का स्ट्रक्चर क्या है? अब आपके पास सवाल आ गया कि सरकार का स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि संविधान द्वारा स्थापित प्रावधानों के तहत किसी भी देश में सरकार की स्थापना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान द्वारा स्थापित प्रावधानों के तहत किसी भी देश में सरकार की स्थापना की जाती है, जिसके 3 स्वतंत्र अंग होते हैं। अब सवाल ये बना कि सरकार के कितने अंग? 3 अंग। दूसरा बात, फिर से इसी को पलट कर पूछते हैं कि सरकार के कितने स्वतंत्र अंग? तो सरकार के 3 स्वतंत्र अंग होते हैं। अब ये जानना है। अब यहां से सवाल क्या बना? पहला सवाल बना कि संविधान लैटिन भाषा के, कौन से भाषा? लैटिन भाषा के 2 शब्द, एक सम और एक विधान। बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल बना कि सरकार के कितने स्वतंत्र अंग होते हैं? तो 3 स्वतंत्र अंग होते हैं। बाकी ये सारी चीजें केवल और केवल वो आधार है, वो समझाने का एक तरीका है। दूसरी बात, हम जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार के वो 3 स्वतंत्र अंग कौन कौन से है। बहुत अच्छी बात है, तो जानना तो चाहिए। तो पहला बात बनता है कि यहाँ पर संविधान कहता है कि संविधान में सरकार के 3 अंगों के बीच में और उसकी कार्य, उनकी सीमाओं अर्थात लिमिटेशन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ होता है कि आखिर है क्या। साथ ही जनता के साथ इसके संबंधों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार संविधान है, तो संविधान में जनता के साथ संबंधों का उल्लेख है, 3 अंगों के बीच उसका क्या कार्य है, उसका लिमिटेशन क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं, ये सारी बातें यहीं पर जिक्र किया जाता है। अतः सरकार के 3 स्वतंत्र अंग होते हैं, जिसमें से पहला जो है वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार के जो 3 अंगों में पहला है वह है एग्जीक्यूटिव। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति महोदय हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसमें उपराष्ट्रपति हैं, और इसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के टीम अर्थात मंत्री परिषद है। तो इस प्रकार से 2-3 चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो गई। ये जो कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है। तो अब सवाल आता है ये कार्यपालिका करता क्या है? तो ये कार्यपालिका देश में कानून को लागू करता है। बहुत बड़ा सवाल। सरकार के 3 स्वतंत्र अंग हैं और तीनों में कानून को कौन लागू करता है? तो लागू करने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में कौन है? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका टीम, मंत्री परिषद है।
तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम रुकेंगे, क्योंकि भारत में दोहरे स्तर की सरकार है। अगर हम स्टेट लेवल में जाएं, राज्य के स्तर में जाएं, तो वहाँ पर राज्यपाल महोदय हैं, वहाँ पर राज्यपाल महोदय हैं। और फिर अगर आगे बढ़ें, अगर आगे बढ़ें तो फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और फिर मंत्री परिषद है। तो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं उन चीज़ों को जहाँ केंद्र के बारे में जानना हो। अतः कार्यपालिका केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। अब आगे बढ़ते हैं कि विधायिका, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर भी कहते हैं, तो दोस्तों ये याद रखना होगा, ये जो विधायिका है, ये विधायिका का काम होता है मुख्य तौर पर कानून को बनाना। यहाँ के परिप्रेक्ष्य में हालांकि विधायिका का और भी काम है, बाद में हम लोग जिक्र करेंगे कि वो काम कौन कौन से हैं, परंतु यहाँ के परिप्रेक्ष्य में केवल हमें ये देखना है कि विधायिका क्या करता है। तो विधायिका विधि या कानून को बनाता है। अब आपके मन में आया होगा कि सर, इस विधायिका को और कुछ नाम से जानते हैं क्या? यस, तो दोस्तों इसे हम लोग कह सकते हैं संसद, अर्थात पार्लियामेंट। और सबको पता है, हम सब जानते हैं दोस्तों, कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन इसमें हम थोड़ा बदलाव करना चाहेंगे। अगर पूछ दे सवाल कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं और एक जो है वो राष्ट्रपति हैं। अतः यहाँ पर हमें जानना है कि ये विधायिका कानून या विधि को बनाने का काम करता है। दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़ें तो सरकार के 3 स्वतंत्र अंग हैं, जिसमें से एक है न्यायपालिका। हालांकि न्यायिक व्यवस्था भारत में एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है, यह विधि या कानून की व्याख्या करता है। तो ये व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कानून को व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो सरकार के जो 3 स्वतंत्र अंग होते हैं, ये तीनों अंगों के बीच उनके कार्य के, उनकी सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया होता है। और अगर वो उल्लेख है तो कहाँ है? संविधान में है। स्पष्ट हो जाता है कि संविधान ही कहता है कि आपको क्या करना है, संविधान ही कहता है कि आपके कौन से कानून किस प्रकार से है, वो सब का कौन रक्षा करने वाला है, ये संविधान ही बताता है कि रक्षा करने वाला कौन है, लागू करने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक वर्ड है, सरकार को चलाने के लिए जनादेश, जिसे हम कहते हैं मैंडेट, या राजनीति सत्ता जनता से प्राप्त होती है। बहुत बड़ा सवाल। अर्थात जनता ही है जो इस सरकार को चलाने में मदद करती है। तो अब एक नया शब्द आता है और वो शब्द जो है वो है लोकतंत्र, अर्थात डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो शब्द है यहाँ पर, डेमोक्रेसी, वो है क्या भाई? तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ से बनता है। क्या है कि लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो डेमोक्रेसी है, और ये यूनानी शब्द के, कौन सा शब्द? यूनानी शब्द के 2 शब्द अर्थात डेमोस एवं क्रेसिया से मिलकर बना है। तो दोस्तों याद रखना होगा कि ये जो लोकतंत्र है उसका अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी शब्द के 2 शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। तो डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो कहता है जनता का शासन। स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता का शासन। बस, अर्थात इस प्रकार कहा जाए तो लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये जो अब्राहम लिंकन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और आप सबको पता है कि जैसा कि अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कोई और नहीं
बल्कि जो बाइडेन है। तो इस प्रकार से उस समय अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी को परिभाषित करते हुए कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो हमें ये याद रखना है। अब सवाल ये आता है कि और क्या लोकतंत्र कुछ कहता है? यस, बहुत कुछ कहता है, पर हमें वो चीज़ जानना है जहाँ से सवाल पूछने की संभावना हो और जहाँ से सवाल पूछा गया हो। पढ़ना तो बहुत कुछ है, पर हमें ये जानना है और क्या कहता है। तो लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अगर लोकतंत्र ना होता, राजतंत्र होता, तो शायद नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता। इससे तात्पर्य ये है, इस लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया होती है, और जैसे ही चुनावी प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर लोगों का, नागरिकों का, उस देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक नागरिक उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करते, तब तक उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती है। अतः यही तो है सम्मान। इस प्रकार से लोकतंत्र ही कहता है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। दूसरा बात है, लोकतंत्र में कोई भी अस्थाई विजेता नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है ये। क्या कहता है? इस प्रकार हम जान सकते हैं कि लोकतंत्र में ना ही कोई अस्थाई विजेता होता है और ना ही अस्थाई किसी की हार होती है। अर्थात ना ही अस्थाई विजेता होता है और ना ही अस्थाई रूप से पराजित होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई जीत हासिल किया है, जनता ने उसे सपोर्ट किया है, तो उसकी अस्थाई अगर सरकार है तो वो अगले 5 वर्षों तक है, जो भी निर्धारित किया गया है 5 वर्षों तक है। और अगर 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव हो रही है और आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो यही सरकार को हटाने का काम कोई और नहीं बल्कि जनता करती है। अतः दोस्तों, एक शब्द बहुत ही अच्छा है कि लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी रूप से विजेता नहीं होता और अस्थायी रूप से कोई पराजित भी नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा कहता है, लोकतंत्र शासन की पद्धति दूसरों से बेहतर है। अब दूसरों में कई रूप हो सकते हैं यह, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही है। क्यों है जवाबदेही? इसलिए है क्योंकि इस जवाबदेही में आपको जनता के सामने फेस करना होता है, जनता को आपको अपनी उपलब्धियों को बताना होता है, जनता के बीच में आपको आना होता है, और अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो जनता से आपको हार का सामना भी करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है। इस प्रकार से ये आगे बढ़ें तो हम कहते हैं, स्थिति क्या है कि लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना होगा। अब सवाल आता है कि लोकतंत्र के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? तो लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया गया है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया बात है। अब स्थिति क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो सवाल ये बनता है, सवाल यहाँ से क्या पूछे जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता स्वयं शासन करती हो। बहुत बढ़िया बात। लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता स्वयं शासन करती हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो अब सवाल आता है कि सर, अगर रूप है इसका मतलब कहीं तो होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यस है। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण जो है वह है स्विट्जरलैंड। अब सवाल आता है कि स्विट्जरलैंड में है, तो स्विट्जरलैंड में कहाँ है? तो बहुत बड़ा सवाल बन गया। तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है यहाँ का जिसे कहा जाता है कैंटीना। कैंटीना अर्थात कैंटीना का जो नगर सभा है, उन नगर सभा में, उस नगर सभा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखने को मिलता है। दोस्तों याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड का कैंटीना नगर सभा में देखने को मिलता है। क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अभी आपके बीच बातें कही गई कि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता स्वयं शासन करती हो। ऐसा हर देश में संभव नहीं है, ऐसा हर जगह में पॉसिबल नहीं है।
दूसरी स्थिति। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहता है? इसी को पलट कर बोलते हैं लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हों। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होता हो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसीलिए इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को परोक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर है तो भाई केवल स्विट्जरलैंड में है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो हम भारत ही नहीं विश्व के लगभग सभी देशों के पास अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब एक सवाल फिर जनरेट हुआ कि भारत ने लोकतंत्र की कौन सी पद्धति अपनाई है? तो भारत ने लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने वाला एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के कैंटीना नगर सभा में है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत बढ़िया सवाल। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब इसका मतलब क्या है भाई? बस जो लोकतंत्र है वो है। अब यहाँ से सवाल क्या है ये देखा जाए कि भारत अगर लोकतांत्रिक देश है तो भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ है या 4 पीलर है? बहुत बड़ा सवाल। भारतीय लोकतंत्र के कितने स्तंभों का उल्लेख है? तो 4 स्तंभों का उल्लेख है। भारतीय लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं माना गया है? 4 स्तंभ माना गया है। और वो 4 में कौन कौन सा है? तो पहला है हमारा कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं एक्जीक्यूटिव। बहुत बढ़िया बात। और अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि कार्यपालिका क्या करता है। दूसरा विधायिका, बहुत अच्छी बात, इसे कहा जाता है लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव। बहुत बढ़िया बात। ये क्या करता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। तीसरा कहता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। तो ये न्यायपालिका भी क्या करता है? ये भी हम लोगों ने देखा। अब बात आई कि चौथा क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ वो है मीडिया। वो है मीडिया। अब यहाँ पर भी अगर हम इसका डिफाइन करें तो मीडिया एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हालांकि हमें यहाँ नहीं जाना, हमें केवल ये समझना है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा पीलर, चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो मीडिया को माना जाता है। आगे बढ़े, चूँकि हम राज व्यवस्था का परिचय देख रहे हैं और राज व्यवस्था का परिचय में हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना है। और बेसिक चीज़ जैसे ही समझेंगे हम, फिर आगे रणनीति बढ़ेगी। और मैंने जैसा कहा कि कौटिल्य पाठशाला आपके लिए स्पेशल ये जो बैच लाई है वो स्पेशल SSC GD का है। हालांकि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखेंगे, इसे एंजॉय करेंगे और बखूबी समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आगे बढ़ते हैं तो कहता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार की प्रणाली। तो अब आगे बढ़ें तो कहता है वर्तमान जो लोकतांत्रिक विश्व है। अब देखिए कहाँ से चीज़ें रिलेट हो रही है। तात्पर्य ये है कि वर्तमान जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक विश्व है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक देश में, लगभग हर देश में लोकतंत्र को अपनाया है। ये ऐसा स्पष्ट है। वर्तमान जो लोकतांत्रिक विश्व है उसमें सरकार की 2 प्रमुख प्रकार है या 2 प्रमुख प्रणाली है। एक है संसदीय प्रणाली और एक है अध्यक्षात्मक प्रणाली। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व में सरकार की कितनी प्रणालियां या कितना प्रकार है? तो 2 प्रकार है, एक संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब सवाल आता है कि सर संसदीय प्रणाली क्या है और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है? बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे एक एक करके, क्या कहता है। तो ध्यान से सुनेंगे, संसदीय प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका का जन्म विधायिका से हुआ हो। बहुत बढ़िया बात है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ये कार्यपालिका है और ये विधायिका है। तो इस कार्यपालिका का जन्म किससे हुआ है? विधायिका से हुआ है।
बातों को ध्यान से सुनना है। संसदीय प्रणाली का तात्पर्य है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका का जन्म विधायिका से हुआ हो और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरी बात, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास हो, उसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। तो दूसरा बात यहाँ बनता है कि अब हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान के बारे में, भारत की राज व्यवस्था के बारे में, और देशों के राज व्यवस्था के बारे में हमें तो अभी फिलहाल जानना नहीं है। तो हमें ये जानना है कि भारत ने इस लोकतांत्रिक सरकार की कौन सी प्रणाली अपनाई है। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, लगभग यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो फिर से डिफाइन करते हैं कि भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, और ये संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है या ब्रिटिश मॉडल से अपनाया है। बहुत बढ़िया सवाल। पहला सवाल कि भारत में सरकार की कौन सी प्रणाली है, संसदीय। दूसरा सवाल किस देश के मॉडल से एडॉप्ट किया है, तो वो ब्रिटिश मॉडल से लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तब आएगा राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली, जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इसी को पलट देते हैं, सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका का जन्म विधायिका से ना हुआ हो। दूसरी बात, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी न हो, अध्यक्षात्मक प्रणाली कहलाती है। और इसमें राष्ट्र का जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास वास्तविक शक्ति होती है, और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो USA में देखने को मिलता है। हमें क्या याद रखना है कि भारत में कौन सी प्रणाली है सरकार की, संसदीय। हमें क्या याद रखना है कि भारत में संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया है, तो ये लिया है भाई इंग्लैंड से लिया है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है, USA है। क्या केवल और केवल USA है? नो, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं और कई देशों में ये प्रक्रिया अपनाई है, बस मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें से हमें याद रखना है कि हमारे भारत में क्या अपनाया, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या अपनाया है, तो वो संसदीय अपनाया है और ब्रिटिश मॉडल से लिया है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम राज व्यवस्था का परिचय देख रहे हैं और इस परिचय से भी सवाल कई बार पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे जैसे ही बढ़ें आता है संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में अगर हम देखें तो आता है क्या स्थिति, फेडरल सिस्टम। दोस्तों याद रखना है, अब ये फेडरल सिस्टम क्या है, बढ़िया बात है। पहले हम तो समझेंगे, फिर सवाल क्या होगा ये जानेंगे। दो चीज़ें हमें करनी है, उसका मीनिंग समझना है और उससे सवाल क्या पूछे जाते हैं ये समझना है। तो पहला कहता है, ध्यान से सुनेंगे, वह व्यवस्था जिसमें दोहरे स्तर पर सरकार हो और दोनों ही सरकारों के बीच संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। एक पॉइंट हमेशा मान के चलना है और याद रखना है कि संविधान ही है जो शासन करने की नीति को बताता है। अतः यहाँ कहता है वह व्यवस्था जिसमें दोहरे स्तर पर सरकार हो और दोनों ही सरकारों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया हो, उसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। अब आपके मन में आया होगा कि दो तरह की सरकार कौन कौन है, एक देश में दो तरह की सरकार कौन कौन है। तो भाई भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक केंद्र सरकार है और एक राज्यों की सरकार है, एक राज्यों की सरकार है। हालांकि यूनियन टेरिटरी भी है, परंतु यहाँ हम केवल और केवल जानेंगे एक केंद्र की सरकार है और एक राज्यों की सरकार है। और संविधान चूंकि भारत में है तो कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था को कनाडा के मॉडल से अपनाया है या कनाडा देश के संविधान से लिया है। अब दो चीज़ें जाना, एक संसदीय कहाँ से, ब्रिटिश मॉडल इंग्लैंड से लिया है, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। दो सवाल तो कई बार पूछा गया है। दूसरी स्थिति यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस संघीय व्यवस्था के तहत अगर कहा जाए तो भारत में केंद्र की सरकार और राज्यों के स्तर पर राज्य की सरकार है, जिसे दोहरी सरकार कहा जाता है। और दोनों ही सरकारों के बीच मध्य में भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन इस विभाजन में कहा गया है कि राज्यों की तुलना में, इस विभाजन में कहा गया है कि राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। अब सवाल एक, केंद्र को अधिक शक्तिशाली किसने बनाया, संविधान में, और किसने ये दिया, तो संविधान ने।
इस प्रकार से कहा जाए, राज्य तो है लेकिन राज्य से अधिक पावरफुल शक्तिशाली कौन है? तो केंद्र की सरकार है। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच जो है वो 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो हम केवल ये जानेंगे अभी कि संघीय व्यवस्था के तहत भारत में दोहरे स्तर की सरकार है, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो ये संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल से लिया है? कनाडा से। अब जो बाकी चीज़ें हैं कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है वो तो हर कोई जानता है, हम सब जानते हैं कि केंद्र के पास अधिक शक्ति है। वो शक्ति किसने दिया है? संविधान ने दिया है। अब एक शब्द यहाँ छुपा हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संघ एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तब वहाँ हम लोग जानेंगे कि जो सूची है वो विधायी शक्तियाँ के तहत 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से एक अगर देखें तो यूनियन लिस्ट, एक देखें तो स्टेट लिस्ट और एक देखें तो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। स्पष्ट होता है कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। मिलकर बनाते हैं, आवश्यकता होती है तो फिर बातें और कुछ कही जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और है जिसे कहा जाता है अवशिष्ट विषय। जो ये तीनों में शामिल नहीं होगा वो कहाँ होगा? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र के पास होता है। हम केवल ये इंट्रोडक्शन समझाने के लिए आए थे कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है। अब इसी का जब हम लोग विस्तारित रूप पढ़ते चलेंगे तो उम्मीद होगा कि वहाँ से सवाल जो बनता है, जो पूछा जाता है, हर एक सवाल को हम लोग डिफाइन करने का कोशिश करेंगे और आपसे सवाल ना छूटे ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। अतः आज का जो राज्य व्यवस्था का परिचय है ये संभवतः समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगले सेशन में फिर हम आपके साथ में मिलेंगे और अगला टॉपिक को, जैसा कि कहा गया कि कौटिल्य पाठशाला केवल एसएससी जीडी ही नहीं, ये माना गया है एसएससी जीडी, लेकिन अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। इसे ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने का काम करेंगे तो यहाँ से कई सवाल बनते हैं। हर एक सेशन को, हर एक टॉपिक पर मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज तक यहीं और फिर अगले सेशन में हम लोग आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे मैं मनोज कुमार विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।